विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे 2024 में, स्पेशल फॉर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बाकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, उनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो मैकेनिक्स हमारा पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसकी पहले यूनिट के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और सेकंड यूनिट जो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, उसके क्वेश्चन आज हम अपलोड कर रहे हैं। तो इनसे पेपर आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही टाइम लगा के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और जैसा कि काफ़ी साले पीछे वाले जो साल हैं उनके जो रिकॉर्ड रहे हैं हमारे, हमने जो मेहनत से विद्यार्थियों के क्वेश्चन बताए, लगभग काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए भी हैं और उसके वीडियोस वगैरह वो चैनल पे उपलब्ध हैं और काफ़ी मैंने वहाँ पे प्रूफ भी दिखाए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर्स के और आने वाले पेपर्स के लिए भी हमेशा आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे और एग्जाम टाइम में हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको अपलोड हम करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल का लाभ उठा सकें। पेपर फर्स्ट है मैकेनिक्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024। इसके अलावा मैकेनिक्स जिस भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में लगती हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति में क्या होता है? केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति में देखो, बल हमेशा नियत बिंदु की ओर होता है। दूसरा, बल केंद्र की ओर नहीं होता है। तीसरा, कण पर कार्यरत बल केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा है, बल हमेशा पथ के स्पर्श रेखीय होता है। तो राइट आंसर इसका होगा, बल हमेशा नियत बिंदु की ओर होता है, उसे हम केंद्रीय बल कहते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि एफ आर, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में वेक्टर लगा नहीं पाया मैं, तो आप समझिएगा कि यहाँ पे वेक्टर है यानी फोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। केंद्रीय बल है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? डेल डॉट एफ इक्वल जीरो, डेल क्रॉस एफ ग्रेटर देन जीरो, ऑल ऑफ अबो, और डेल क्रॉस एफ इक्वल जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेल क्रॉस एफ इक्वल जीरो। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन निकाल के बनाए हैं पूरी बुक के अंदर से, जो आपकी बुक लगती है सेंट्रल फोर्सेज वाले मैकेनिक्स की। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। मैं लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन हर यूनिट के बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बलों की गति में, केंद्रीय बलों की गति में त्वरण का त्रिज्यीय घटक क्या है? देखिए दो घटक आते हैं केंद्रीय बलों की गति में, एक त्रिज्यीय घटक है और एक द्विगंशी या कोणीय घटक जो है। तो दोनों घटकों की समीकरण क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, केंद्रीय बलों की गति में त्रिज्यीय घटक क्या है? तो त्रिज्यीय घटक जो है वो होता है, देखिए आर डबल डैश माइनस आर थीटा की स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? देखो जो मैं एक डैश लिखा है इसका मतलब एक बार डिफरेंशियल है, अवकलन है, तो ये डी आर अपॉन डी टी है, ठीक है। और दो बार लिखा है इसका मतलब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। आपको ये समझना है, एग्जाम जब आप कॉपी अपने बुक्स के अंदर या नोट्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। कई बुक्स में क्या है, डबल डैश वगैरह ऐसे होते हैं, ऊपर डॉट लगे होते हैं, इनका मतलब एक बार डिफरेंशियल होता है, एक डैश का मतलब दो डैश का मतलब होता है दो बार डिफरेंशियल। और आगे है माइनस आर, और ये लिखा है मैंने डी थीटा डैश अपॉन ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि डी थीटा अपॉन डी टी और ऊपर स्क्वायर का मतलब ये होल स्क्वायर, इस प्रकार से है ये। तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपकी बुक में आप जब देखेंगे तो एग्जैक्ट जो इसका फॉर्मूला जो है त्वरण का, ये आपको ऐसे मिलेगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये कंपोनेंट मिलता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो केंद्रीय बलों की गति में त्वरण का जो द्विगंशी घटक है वो कौन सा है? तो ये है आर थीटा डैश डबल डैश प्लस टू आर डैश थीटा डैश। यानी आप बुक में जब मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकता है, आर और यहाँ पे आएगा देखो डी स्क्वायर थीटा अपॉन टी टी स्क्वायर प्लस के टू आर, यानी आर डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी एक बार थीटा के साथ और एक बार आर के साथ, ये एक बार अवकलन है कि एक बार, और यहाँ पर दो बार अवकलन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है
कि केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग होता है। केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग कितना होता है? तो L बराबर एम आर थीटा डैश स्क्वायर, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन आपका ये होगा L बराबर। हो सकता है किताबों में आपको L की जगह J मिले, तो J से भी कोणीय संवेग दिखा अपने यूज करते हैं सिंबल के रूप में, और L भी कोणीय संवेग के रूप में यूज होता है। तो L बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डैश। तो थीटा डैश का मतलब अभी मैंने आपको बताया, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, थीटा डैश का मतलब क्या है? एम आर स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसका मतलब है, ये कंपोनेंट होता है जे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कुल ऊर्जा का सूत्र है। कुल ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो कुल ऊर्जा का सूत्र जो है वो होता है, देखिए ये कुल ऊर्जा ई बराबर 1/2 एम आर डैश स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी। वी यहाँ पर देखो आपको किताबों में यू भी लिखा हुआ मिल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी है यू, या यहाँ पे लिखी है मैंने वी। और ये आर डैश स्क्वायर अभी मैंने आपको बता दिया डी आर अपॉन डीटा की सॉरी डी आर अपॉन डी टी की होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि केंद्रीय बलों के प्रभावी विभव है। केंद्रीय बलों में प्रभावी विभव क्या है? तो केंद्रीय बलों में प्रभावी विभव, देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ पे और दे रखे हैं। वी डैश जो है वो यहाँ पे किताबों में आपको हो सकता है यू डैश बराबर ऐसे मिले एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू, ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा केंद्रीय बलों के केंद्रीय बलों में जो प्रभावी विभव है वो आपका वी डैश स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी हो जाएगा। यहाँ पे वी की जगह आपको मानना है पोटेंशियल एनर्जी है। कई बुक्स में वी लिखा होता है, कई बुक्स में यू लिखा होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में ये आएगा कि यदि 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 एफ आर केंद्रीय बल है तो निम्न में से कौन सा केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के लिए सत्य है? कि केंद्रीय बलों में कुल ऊर्जा है वो कंजर्व रहती है, कोणीय संवेग कंजर्व रहता है, क्षेत्रीय वेग नियत होता है, उपरोक्त सभी हैं, यानी सब कुछ चीजें इसमें सही हैं। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति में कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, क्षेत्रीय वेग भी नियत होता है, और यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें जिसमें ये कहा गया किसी केंद्रीय बल एफ आर बराबर माइनस के बटा आर स्क्वायर के लिए कक्षीय समीकरण निम्न से दी जाती है। मतलब ये इक्वेशन आपको दे रखी है एल बटा आर, यहाँ पे आपको देखना कि एल है, एल बटा आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, जहाँ ई है वो उत्केंद्रता होती है। तो यहाँ एल क्या है? एल यहाँ पर होगा देखो एल स्क्वायर अपॉन एम के बराबर होता है एल, यहाँ पे ये याद रखें, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल यानी कोणीय संवेग का स्क्वायर अपॉन एम के बराबर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें है कि किसी केंद्रीय बल एफ आर के लिए माइनस के अपॉन आर स्क्वायर के लिए कक्षीय समीकरण निम्न से दी जाती है। एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कोस थीटा, जहाँ ई उत्केंद्रता है, सही संबंध क्या है? तो ई उत्केंद्रता है उसका सही संबंध क्या है? तो देखिए ई बराबर 2 ई एल अपॉन एम के, ई बराबर 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ई बराबर 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर 1/2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, रूट लगा के 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर और अपॉन एम के स्क्वायर, ये ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, राइट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये पूछा गया है कि केंद्रीय बल एफ बराबर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर के लिए कक्षीय समीकरण निम्न से दी जाती हैं। एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा कक्षा प्रवलयिक होगी, यानी कक्षा प्रवलयिक कब होगी उसके लिए उत्केंद्रता ई का मान क्या होना चाहिए? तो ई का मान 0 होना चाहिए, 0 से कम होना, 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, या 1 के बराबर होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन अब यहाँ पे बताऊंगा जिनके आने की संभावनाएं 100% है। और कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप देखें, हाई लेवल पे देखें या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखें, तो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई का मान जब 1 होता है तो कक्षा प्रवलयिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी केंद्रीय बल एफ आर बराबर माइनस के बाई आर स्क्वायर के लिए कक्षीय समीकरण
निम्न से दी जाती हैं, L/R1 + E cos थीटा, ये वही समीकरण है। कक्षा वर्तीय कब होगी? वर्तीय E बराबर 0 पर होती हैं, याद रखिए वर्तीय होती हैं E बराबर 0 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी केंद्रीय बल एफ आर बराबर -k/r² के लिए कक्षीय समीकरण निम्न से दी जाती है। ये वापस से रिपीट होगी क्योंकि इसमें कई सारी कंडीशंस हैं, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चन एक ही समीकरण से बनाए हैं। तो यहाँ पर कक्षा दीर्घवृत्त होंगी, कब होंगी दीर्घवृत्त? तो दीर्घवृत्त तब होती हैं जब ई का मान, उत्केंद्रता का मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, उनके बीच में होता है, यानी 0 और 1 के बीच में जब लाई करता है तब इसे दीर्घवृत्त बोलते हैं हम, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी हमारी। इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी केंद्रीय बल, ये वही समीकरण है, अति प्रबल्य कब होंगे? 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए, प्रबल्य, अति प्रबल्य, दीर्घवृत्त और वृत्त। तो यहाँ पर जब 1 से ज़्यादा होता है ई का मान, तो उस समय कक्षा जो है वो अति प्रबल्याकार होती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे थोड़ा मेरे को इसको जूमिंग कम करना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ है क्वेश्चन आगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केपलर रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को लाभ पहुंचा सकता है, हमारे चैनल से जोड़ सकता है, जिससे कि उसका भी फायदा हो, उसका भी भला हो। और शिक्षा जो है उसको हम जब जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ही ज़्यादा शिक्षा बढ़ती हैं, आगे से आगे लोगों के काम आती हैं। तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ वीडियो मत देखें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और हम मोटिवेट होकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा और अन्य विद्यार्थियों को मोटिवेशन के साथ चैनल का लाभ भी मिलेगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक नाभिक पर उपस्थित होता है। ये कथन किस नियम का है? वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी। ये स्टेटमेंट केपलर के प्रथम नियम का होता है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, नाभि पर सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाला त्रिज्य सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये स्टेटमेंट कौन से नियम का है? तो ये केपलर का सेकंड नियम है, जिसे हम क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं। क्षेत्रीय वेग कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। आपको ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन शायद बनाना भूल गया कि जो केपलर का द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है? याद रखिए वो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। L/2m बराबर उसमें कांस्टेंट होता है। ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि केपलर का जो द्वितीय नियम है उसमें कोणीय संवेग संरक्षित है, तो उसका सही संबंध क्या है? तो ये है आपका L/2m इक्वल कांस्टेंट ये होता है। ठीक है, ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार पथ की अर्ध दीर्घ के 3 घात के समानुपाती होता है। ये कथन किसका है? तो ये आपका केपलर का तीसरे नियम का कथन है, स्टेटमेंट है तीसरे नियम का। अर्ध दीर्घ की जो 3 घात है वो परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 18 में ये कहता है कि यदि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की अर्ध दीर्घ ए है तो परिक्रमण काल टी हो, तब सही संबंध क्या है? तो अभी मैंने ये बताया आपको कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है a की पावर 3 के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन है वो केपलर के थर्ड नियम के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19 कि केपलर का द्वितीय नियम जाना जाता है। केपलर का दूसरा नियम किस नाम से जाना जाता है? तो ये है क्षेत्रफलों का नियम। पहला है कक्षाओं का नियम, तीसरा है आवर्तकालों का नियम। 3 नियम है केपलर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? ये केपलर नियम के अंदर आगे ये गुरुत्वीय जो अपना केंद्रीय बल है, यूनिट का नाम है, उसमें आगे विभव के चैप्टर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक आते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है। तो आपको इसमें यूनिट ध्यान होनी चाहिए और माइनस प्लस में मान ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पे है कि 6.6743 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इनमें से आपको राइट ऑप्शन देखना है। राइट ऑप्शन आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर नहीं है, इसमें मीटर स्क्वायर नहीं है, और इसमें आप यहाँ देखिए तो किलोग्राम 3 है। तो ये राइट आंसर ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि ये कैसे है, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जानते होंगे कि न्यूटन का जो रूल है वो है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था।
तो आपको जी की यूनिट फाइंड करनी है। तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो एफ होता है न्यूटन, फोर्स न्यूटन में, ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होती है मीटर स्क्वायर में, अपॉन ये मास है तो मास इस साइड में अपॉन में आएंगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो ऑप्शन एक है वो आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व विभव में सही संबंध क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो संबंध है Eg बराबर माइनस वी जी, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव में सही संबंध है, माइनस के साथ आएगा, आकर्षण प्रकृति का होता है। फिर में क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक समान गोलीय कोश के कारण गोले के अंदर विभव गुरुत्वीय विभव होता है। तो ये नियत होता है, एक समान गोलीय कोश के कारण गोले के अंदर विभव नियत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि ठोस गोलीय पिंड के कारण उसके केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, उसका सही संबंध क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठोस गोलीय पिंड के कारण यहाँ नन ऑफ अब वो आ जाएगा, 1.5 गुना होता है, जितना सतह पर गुरुत्वीय विभव होगा ठोस गोले के कारण उसके केंद्र पर उसका 1.5 गुना होता है, लगभग 3 आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2 VS, सरफेस पे जितना है उसका 3/2 यानी 1.5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। देखिए अनंत के ऊपर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -G/m/r। ठीक है, तो अनंत के लिए आप जब अनंत रखेंगे r का मान तो यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, 0 मानते हैं, 0 होती हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि किसी एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय ऊर्जा का सही संबंध क्या है। तो याद रखें उसमें -3/5 Gm²/r आता है, ये बिल्कुल सही संबंध है गुरुत्वीय ऊर्जा का। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे सभी यूनिट के, सभी पेपर्स के। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम हर जगह वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप सभी का सहयोग मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।